का टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स। सेल वॉल लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेल वॉल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट रहता है लाइक दैट प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला सीमेंटेड स्ट्रक्चर होती है। मिडिल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को दोनों को एक दूसरे के साथ बाइंड अप करके रखती है। ठीक है। सो जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ऑर्गेनल्स का, तो सेल वॉल होती है। सेल वॉल में बेसिकली मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये सब हमने स्टडी किया। इसके बाद इसका जो बेसिकली सेल के अंदर जो और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इसके अंदर आप इस कंटेंट में स्टडी करोगे अबाउट इंट्रोडक्शन, सेल ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेंट्रियोल, cilia and flagella, chloroplast, cytoplasm, cytoskeleton and ER। तो इसके अंदर आप स्टडी करोगे सेल ऑर्गेनल्स का, सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल, सेंट्रियोल, cilia एंड फ्लैजेला, साइटोप्लाज्म। बेसिकली सेल के अंदर अगर प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में हमने अभी जो स्टडी किया था, सबसे पहली जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाकी के जो मटेरियल होते हैं सेल ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड लाइसोएंजाइम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सभी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और राइबोसोम्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो मटेरियल है जो, ये वो ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सो थोड़े से सेल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। इट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965 एंड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दैट बोटल कॉर्क लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, एक कॉर्क कैम्बियम की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे उन्होंने सेल का नाम दिया था। और उन्होंने इस कॉर्क कैम्बियम की स्ट्रक्चर को एक तरीके से एक पस की सेल से निकाला और वहां से उन्होंने उसे उसकी स्टडी की। फिर उन्होंने उसे एक सेल को एक रूम नाम दिया कि रूम के जैसी स्ट्रक्चर सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। फिर माइक्रोस्कोप में उन्होंने उसकी अच्छे से स्टडी की, फिर डिटेल में स्टडी की, लेकिन कुछ लिमिटेशंस वहां पे उसकी रही जिनकी वो स्टडी नहीं कर पाए। फिर हुक ने उन्हें सेल के बारे में ये बताया कि इसमें नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेल होती है, सेल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल की कंप्लीटली बारीकी से हम उसकी स्टडी करें सेल की स्ट्रक्चर का। इट इज द सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स आर्किटेक्चर, सेल की बनावट कैसी होती है। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ सेल and biomaterial that is visible in higher magnification that found on the standard optical light microscope। आप माइक्रोस्कोप में इसे स्टडी कर सकते हो। Cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all life process। सेल बेसिकली बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट के तरीके से आप उसे डिफाइन करोगे, लेकिन बेसिकली ये एक लाइफ का बेसिक पार्ट है जो सेल जो लाइफ के प्रोसेस को क्रिएट करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्ट्रक्चरल होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, बायोलॉजिकल यूनिट होती है। ये सभी लिविंग बीइंग्स में सेल अपने आप से रेप्लिकेट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। तो बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकती है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। अपने आप से उसमें मटेरियल रिप्रेजेंट होता रहता है, रेप्लिकेट होता रहता है। सो दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल।
Here are present some characters of the cell. Like cell provide structure and support of the body of an organism, and cell interior is originated into different individual organelles. That means जो cell anterior part है, interior part in different होता है, different organelles में different होता है, surrounded by the separated membrane. And nucleus is the major organelles in the cell. So nucleus is major organelle in cell which hold genetic information. Nucleus is that organelle which hold genetic information, and it is necessary for reproduction and cell growth. Particular reproduction और cell growth के लिए ये responsible होगा. And every cell has one nucleus and membrane bound organelle in the cytoplasm. Every cell के पास एक अपना nucleus होता है, membrane bound organelles होते हैं जो cytoplasm में present होता है. Cell organelles basically एक specific function को perform करते हैं. Cell organelles अपने आप में एक special features रखते हैं, पर्टिकुलर जिनका काम अलग अलग होता है. लाइक दैट गोल्गी बॉडीज है, प्रोटीन शॉर्टिंग में हेल्प कर रही है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ER बेसिकली मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है. एंड क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. न्यूक्लियस है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. लाइसोजाइम है, सुसाइडल बैग की तरह काम करता है. वैक्यूल्स है, मटेरियल को बेसिकली मटेरियल को इन एंड आउट करने का काम करती है. So various cell organelles का जो function है वो various type का होगा. But here are some common organelles like cell membrane, nucleus, cytoplasm, and some organelles are specific to one particular type of cell like plastid and cell wall in the plant cell. So there are structure and function with diagram. It is one side represent plant cell structure and other side represent animal cell structure. In plant cell structure, you have to see intermediate filaments also present in plant cell structure. Vacuoles present in plant cell structure. Vacuole also present in animal cell structure, but size is different. Size may be possible very small या थोड़ा और उससे बड़ा हो सकता है, बट साइज डिफरेंट रहता है. एंड क्लोरोप्लास्ट is a unique organelle which present in plant cell. Chloroplast is responsible for photosynthesis, but chloroplast like structure not present in animal cell. Animal cell में because of there is no need to photosynthesis, so chloroplast यहाँ पे present ही नहीं होगा. And ER endoplasmic reticulum is smooth and rough. Both type endoplasmic reticulum present. Animal cell and plant cell, both cells have ER endoplasmic reticulum. And cell membrane also cell membrane present both plant and animal, but plasma membrane not present in animal cell. And other organelles like mitochondria, Golgi body is also present in animal and plant cell. In animal cell, Felicilla is an extra organ which is present in animal cell because one unique feature of the plant cell is that middle lamella जो कि cell wall में होती है, which is cemented and ये connect करके रखती है एक सेल को दूसरे सेल से. So this is the unique character जिसके थ्रू जो प्लांट सेल होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह रहते हैं. बट इस टाइप का एनिमल सेल में नहीं होता. एनिमल सेल में मिडिल लैमेला इस टाइप से सीमेंटेड नहीं होती, सेल वॉल वहां पे लैक होती है. तो इस टाइप से वहां केवल जो मूवमेंट होता है, फेलिसिला वहां प्रेजेंट होते हैं तो मूवमेंट वहां इजीली हो जाता है. So plasma membrane composed of lipid and protein, where the composition might fluctuate based on fluidity, external environment, and the different stage and development of the cell. And structure, plasma membrane की structure में सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ, proteins होती हैं, proteins integrated membrane protein होती हैं, peripheral protein होती हैं, and intrinsic protein होती है.
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन्स उसमें धसी हुई रहती हैं, एम्बेडेड रहती हैं। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से सेल को शेप को प्रोवाइड कराती है, मूवमेंट करती है पार्टिकल्स का, और न्यूट्रिएंट्स के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। एंड मोस्ट अबंडेंट लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड में भी हमने स्टडी किया है लास्ट वाले लेक्चर में, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोसाइन एंड कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप के भी कुछ जो फैटी एसिड के साथ अटैच रहते हैं, कुछ इस टाइप के भी मटेरियल वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन चैनल की तरह काम करता है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, गेटेड आयन चैनल की तरह काम करता है, जो एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर रहेगा। कोई भी मटेरियल अगर अंदर आएगा तो सबसे पहले उस चैनल से पूछेगा, उस चैनल में कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे, वो परमिशन देगा कि आप आओ अंदर जाके, आपको आप आने के लिए अवेलेबल हो, तो तब वहां पे कंफर्मेशनल चेंजेस होगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं, चैनल गेटेड आयन होते हैं, उनपे उनके पास कुछ और एक और वहां पे मटेरियल प्रेजेंट रहता है, वो मटेरियल पर्टिकुलर बाहर के मटेरियल को बांधने का काम करता है और अंदर जाकर वो उसे छोड़ता है। HNADPase में हमने पढ़ा था ऐसा इस टाइप का, जिसमें बाहर से वो मटेरियल को बाइंड अप करता है आउटर सॉल्यूट को और इनर साइटोप्लाज्म में लीव करता है। कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन उनकी फ्लूइडिटी के लिए वर्क करती है। पेरिफेरल प्रोटीन पर ही कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, जो सेल को जो न्यूट्रिएंट के लिए सपोर्ट प्रदान करते हैं। एंड कुछ मैकेनिकल जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल। एंड एक ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हो आउटर लेयर इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर साइड में जो प्रेजेंट है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ प्रेजेंट रहते हैं, एंड लाइसोसोम एंजाइम जिसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो जरूरत से ज्यादा अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसे समटाइम हम सुसाइडल बैग भी बोल देते हैं, इसमें एंजाइम हमेशा हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। एंड गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, ये सब सेल की स्ट्रक्चर होती है, सेल में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो सेल वॉल का जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, साथ में ये सेल को एंटर और एग्जिट करती है चैनल से। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, and it generate and distribute signal in and outside of the cell, proper functioning of the cell and all the organelles। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हम उसी के बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर आपके ले चुकी हूँ। तो सेल का वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने वहाँ पे डीपली स्टडी किया था। वहाँ पे जब हमने स्टडी किया तो तब वहाँ प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ा कि इसके जो प्रोटीन्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो उसके फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, पर्टिकुलर सिग्नल भी प्रोवाइड करा रही है इनसाइड ऑफ द सेल सॉल्यूट एंड आउटसाइड ऑफ द सेल सॉल्यूट के लिए, दूसरे ऑर्गेनल्स के साथ भी ये सपोर्ट करती है। बेसिकली इंटरेक्शन भी प्रोवाइड कराती है टिश्यू इन्फॉर्मेशन का और सेल फ्यूजन का। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल का लेक्चर मैं इससे पहले ले चुकी हूँ। सेल वॉल में जो आउटर लेयर होती है जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। सेल वॉल का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो सेल स्ट्रक्चर। बेसिकली ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ होता है, जिसमें अगर आप डीपली स्टडी करोगे तो जो मिडिल लैमेला है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और सेलुलोज का बना हुआ पार्ट होता है। अगर आप सेकेंडरी वॉल की स्ट्रक्चर
की स्टडी करोगे तो वहाँ पैक्टिन प्रेजेंट होता है, पैक्टिन और फिर कुछ हेमिसेलुलोज के मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप प्राइमरी वॉल की स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे तो वहाँ पे सेलुलोज का कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो सेल वॉल इज प्रेजेंटली एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल, सबसे ज्यादा प्लांट सेल में देखने को मिलती है। ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर सेलुलर कंपोनेंट को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेल वॉल इज ऑल्सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो सबसे बाहर की लेयर है, दिस इज द सेल वॉल। पहले सेल वॉल होगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल के अंदर फैले हुए रहेंगे जाल के जैसे, वो जो कि न्यूक्लियस तक जाएंगे। मटेरियल का जो आउटपुट होता है, इनपुट होता है, वो इन सबसे होता हुआ जाता है। गोल्गी बॉडीज भी होंगी जहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होंगे, वेसल्स बनेंगे, फ्यूज होंगे, कुछ प्रोटीन्स जो उनके पास आएगी वो वहां से होती हुई जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, अमीनो एसिड्स का बनना, वो सब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल में आउटर लेयर आपकी सेल वॉल की है, इनर लेयर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, चैनल्स प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो ये प्रोटीन्स गेटेड आयन की तरह भी काम करती हैं। जो मटेरियल अंदर जाता है उसे डिसाइड होता है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाना है, वो चैनल्स प्रोटीन्स के ऊपर निर्भर करता है। सो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस के अंदर वहां पे हम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब जेनेटिक मटेरियल का बनना, जेनेटिक मटेरियल का कन्वर्जन होना एमआरएनए में, और उस एमआरएनए का बाहर की साइड न्यूक्लियस से बाहर आना, न्यूक्लियस से बाहर आकर फिर उसका प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होगी। दो टाइप के राइबोसोम होने चाहिए, स्मॉल और बड़े। और जो स्मॉल और बिग राइबोसोम्स होते हैं उनके बीच में एमआरएनए आकर फिक्स हो जाता है। जैसे ही फिक्स होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। तो टीआरएनए जो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो अमीनो एसिड को लेकर आएगा और अमीनो एसिड को लाकर वहां पर इस टाइप से फिक्स करेगा कोडोन में, जिससे कि जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बनाएगी और सबसे पहला जो अमीनो एसिड बनता है वो मिथ्योनिन अमीनो एसिड बनता है। आप जानते हो, आपने लास्ट ईयर इस चीज को पढ़ा हुआ है। ओके, सो हम सेल वॉल की स्टडी कर रहे हैं। तो सेल वॉल में जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल की है, उसके अंदर की जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। उसके बाद सारा मटेरियल वहां पे प्रेजेंट है। सो सेल वॉल इज अ रिगिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ वन वर्ड। सेल मतलब एक ही मीनिंग है इसका, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट ऑफ द सेल। से शेप और सपोर्ट भी प्रदान करती है ये, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है सपोर्ट, वैसे ही सेल वॉल भी सपोर्ट करती है सेल को और प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल शॉक और इंजरी से उन्हें बचाती है। So, in additional non-living layer present outside of the cell membrane, some cell that provide structure, protection and filtering mechanism of the cell is the cell wall. जो cell wall है basically जो outer cell wall होती है वो non-living होती है, plasma membrane living होती है। जो so that outer structure of the cell wall is a non-living layer present outside of the cell membrane or plasma membrane, and in some cell that provide structure, protection and filtering mechanism, so that cell is the cell wall. तो जो सेल है वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है प्लांट सेल में, सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन, जो फंगल सेल्स में चिटिन्स की बनी हुई होती है। जैसे प्लांट सेल में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज इन सब की बनी हुई होती है, वैसे ही जो फंगल सेल्स होती हैं, फंगल सेल्स में ये चिटिन की बनी हुई होती है। बैक्टीरियल सेल्स में भी इनका अलग अलग composition होता है। So cell wall is multi-layered with a middle lamella, primary cell wall and the secondary cell wall. Secondary cell wall, middle lamella, primary cell wall, sometimes tertiary cell wall भी होती है जो ज्यादातर जिम्नोस्पर्म के ट्रिकेट्स वगैरह में पाई जाती है। एंड मिडिल लैमेला में पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो एडिशन और जो चिपकने का काम करते हैं, सेल से दूसरे सेल को चिपकाने का काम करते हैं। मैग्नीशियम भी होता है, सॉल्ट भी होता है साथ में। मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल सेलुलोज में कंपोज्ड होती है, ये लास्ट लेयर होती है which is not always present. सेकेंडरी वॉल सेलुलोज और हेमिसेलुलोज दोनों की बनी हुई होती है, और इनका एक्चुअल कंपोजिशन जो है वो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको डिस्क्राइब कर दिया है।
ये है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और उसी के अंदर क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक वो रीजन है जहां पर राइबोसोम का बनना स्टार्ट होगा। राइबोसोम का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। एक साइड सेल वॉल की स्ट्रक्चर दी हुई है, दूसरी साइड प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल वॉल में आप नीचे वाला लोअर पोर्शन जो देख रहे हो, वो लोअर वाला येलो कलर का जो पोर्शन है वो आपका बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्रीन कलर का बीच में एक पोर्शन आ रहा है, ऊपर येलो कलर का है, नीचे येलो कलर का है, तो दैट मीन्स उनके बीच में जो ग्रीन कलर का पोर्शन आ रहा है वो मटेरियल ऊपर के बाई लिपिड लेयर से कवर्ड है। तो ऊपर ये जो येलो कलर का मटेरियल है, नीचे की साइड जो येलो कलर का मटेरियल है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड्स। वो फॉस्फोलिपिड्स हैं जो जिन्होंने उसे कंबाइन किया हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है। उसके ऊपर सेल वॉल का मटेरियल प्रेजेंट है। जो सेल वॉल का मटेरियल है, प्लांट सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, पैक्टिन की बनी हुई है। पैक्टिन ज्यादातर प्राइमरी सेल वॉल में होता है। प्राइमरी सेल वॉल का पैक्टिन चारों तरफ से उसे घेरे हुए, देखो किस टाइप से उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। मिडिल लैमेला है। मिडिल लैमेला की जो आउटर व्हाइट कलर की जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीमेंटेड विद अदर लेयर, दूसरी सेल को एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीमेंटेड तरीके से जोड़ के रखती है। क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकान प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकान की जैसी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना, ये सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट होती है। सो सेल वॉल का जो मटेरियल होता है, सेल वॉल का मिडिल लैमेला, सबसे पहले पैक्टिन। पैक्टिन प्राइमरी वॉल के अंदर पाया जाता है। पैक्टिन के साथ साथ इसमें कुछ और भी प्रेजेंट होता है, लाइक दैट ग्लाइकान। जो ग्लाइकान की लेयर होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल का पार्ट है। सेकेंडरी सेल वॉल में ग्लाइकान के लेयर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो भी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मिलते हैं। तो ये कुछ मटेरियल है जो प्लांट की सेल वॉल में है। और उसमें हम पढ़ चुके हैं फंगस में कि फंगस में चिटिन के मटेरियल की सेल वॉल होती है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में जो ये सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। आउटर मेम्ब्रेन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये खास होता है कि पेप्टिडोग्लाइकॉन दोनों लेयर्स के बीच में होती है, आउटर लेयर और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पहले पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होगी, उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट होती है। बेसिकली जो सेल वॉल का फंक्शन है, द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज प्रोटेक्टिंग द मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। शेप को मेंटेन करने का काम करता है, एंड जो बेसिकली सेल का टारगेट प्रेशर होता है उसे मेंटेन करता है, उसमें हेल्प करता है। एंड इट इनिशिएट्स सेल डिवीजन बाय प्रोवाइडिंग सिग्नल टू द सेल एंड अलाउ द passes of some molecule into the cell while blocking other। कुछ सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन में सेल को सिग्नलिंग देगा, कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा और कुछ मॉलिक्यूल को ब्लॉक भी करने का काम करती है ये सेल वॉल। सेंट्रोल्स की बात करते हैं। सेंट्रोल्स बेसिकली ट्यूबरल की जैसी स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। एंड बेसिकली इट इज कंपोज्ड मेनी ऑफ द प्रोटीन ट्यूबुलिन। बेसिकली जो सेंट्रोल होती है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। सेंट्रोल की जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रोल के पास सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। सेंट्रल की जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रल की स्ट्रक्चर एक सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है, जो बेसिकली 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स उसके चारों तरफ सराउंडेड फॉर्म में रहते हैं। And that surround the periphery of the central, while the center has the Y-shaped link and the barrel-like structure that stabilize the central. Basically, central eukaryotic cells में सबसे ज्यादा मिलते हैं जो प्रोटीन ट्यूबुलिन का पार्ट बनाते हैं। प्रोटीन ट्यूबुलिन यानी कि जो साइटोस्केलेटन वाला पार्ट होता है उसमें जो ट्यूबुलिन का पार्ट होता है उसमें सेंट्रल इन्वॉल्व होते हैं।
दूसरी स्ट्रक्चर होती है इसकी कार्टवील की जैसी स्ट्रक्चर होती है जो सेंट्रल में प्रेजेंट होती है, और कार्टवील की जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल हब और 9 स्पोक की बनी हुई होती है जो इसके चारों तरफ सराउंडेड रहते हैं। ये है सेंट्रल की स्ट्रक्चर में इस टाइप का डिस्टल एंड बेसिकली स्पिंडल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। सेंट्रल फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की जैसी स्ट्रक्चर इसमें होती है, एंड प्रोक्सिमियल एंड्स प्रेजेंट होता है एंड डिस्टल एंड भी इसमें प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो सेंट्रल का फंक्शन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साल डिवीजन। सेंट्रल के पास स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं ये स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल फॉर्मेशन में। बेसिकली जब सेल कंटिन्यूअसली अराइज होती है, सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होने पर जब जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम जब एक दूसरे के से दूर जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है वो उन्हें अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल को, तो स्पिंडल फाइबर वहां पर हेल्प करता है। सीलिया एंड फेलिजिला के मूवमेंट में भी इस सेंट्रल का फॉर्मेशन और सेंट्रल हेल्प करते हैं। सीलिया और फेलिजिला के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये सेंट्रल का वर्क है। अब सीलिया एंड फेलिजिला क्या है? सीलिया फेलिजिला हेयर लाइक जैसे का प्रोजेक्शन है, हेयर्स के जैसे हेयर्स या पिन जैसी स्ट्रक्चर होती है, बाल के जैसी स्ट्रक्चर, उसे आप सीलिया एंड फेलिजिला बोलते हो। सीलिया एंड फेलिजिला बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से ढके हुए रहते हैं। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जिसमें 9+2 का अरेंजमेंट रहता है माइक्रोट्यूब्यूल का। बेसिकली रेडिकल पैटर्न होता है। 9 आउटर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो कि 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल से सराउंडेड रहते हैं। द अरेंजमेंट इज अटैच्ड टू द बॉटम विद अ बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से ये एक तरीके से अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फेलिजिला मूव करता है फिलामेंटस ऑर्गेनल से। ये एक डिफरेंट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है। ये प्रोकैरियोट्स में जो फेलिजिला प्रोटीन बनी हुई होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन है। नाम अच्छे से याद हो जाएगा आपको क्योंकि दोनों सेम है। ये अक्सर पूछा भी जाता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन है, फेलिजिला प्रोटीन में हेल्प करता है, फेलिजिला बनाने में हेल्प करती है। ये फेलिजिलिन प्रोटीन हेलिकल को चारों तरफ से रैप्ड करके रखती है, घेर के रखती है, और एक होलो जैसी स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जो बेसिकली थ्रू आउट द लेंथ होती है। यूकैरियोट में ये प्रोकैरियोट में ही मिलती है। यूकैरियोट में ये एब्सेंट होती है। इसकी जगह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसकी जगह वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया एंड फेलिजिला की स्ट्रक्चर है। ग्राम पॉजिटिव फेलिजिलम इस टाइप का होता है, ग्राम नेगेटिव फेलिजिलम इस टाइप का होता है। इसमें एक कैप्सूल की जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो बैक्टीरिया की स्टडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और कैप्सूल से एंडोडर्म के टाइप की स्ट्रक्चर उसमें कुछ प्रेजेंट होती है। कैप्सूल में एक्टो प्लाज्म करके कुछ होता है। साथ में कैप्सूल के चारों तरफ भी ये फेलिजिला प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, अगर ये कहीं भी इजिली मल्टीप्लाई कर देता है जो फेलिजिला है, जिससे जो बैक्टीरिया को आसानी से ये डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। कैप्सूल में इतनी पावर होती है और उसमें जो एनर्जी होती है वो अच्छी खासी एनर्जी प्रेजेंट होती है जो बैक्टीरियल सेल को जिंदा रखने के लिए कैपेबल होती है। बेसिकली सीलिया और फेलिजिला का जो फंक्शन है, मोस्ट क्रिटिकल रोल होता है सीलिया फेलिजिला का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका मूवमेंट में, एक यहाँ से वहां आने जाने में। They are responsible for movement of the organism as well as for the movement of various particles present around the organelles. कुछ cilia present होते हैं particular organ में, may have to the function of sense. The cilium is in the blood vessels में cilium present होता है जो कि basically blood को के flow को control करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करें तो क्लोरोप्लास्ट हमने आपको
लास्ट में जब लास्ट ईयर का जब प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ाया था तो वहां भी हमने क्लोरोप्लास्ट की डीपली स्टडी की थी। आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट एक मतलब ऑर्गेनल्स है, वो ऑर्गन है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ पिगमेंट्स इसमें क्लोरोफिल के प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक टाइप का प्लास्टिड स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है प्लांट और एल्गी के में। क्लोरोप्लास्ट में एसेंशियल पिगमेंट होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। सनलाइट का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। स्ट्रक्चर इसकी, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसके पास एक अपना डीएनए होता है, इसके पास अपना डीएनए होता है, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल कहते हैं, जो कि दूसरे क्लोरोप्लास्ट से इनहेरिटेड होता है, निकल के आता है। क्लोरोप्लास्ट की शेप के ऊपर बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है वो लेंस टाइप की होती है, या कुछ सेल के टाइप के ऊपर भी निर्भर करती है। सेल का जैसे टाइप होगा वैसे ही इसकी सेल पे प्रेजेंट होगी। दे हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, बिकॉज ऑफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस फिल रहता है। एंड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है मैट्रिक्स, उसमें वो एम्बेडेड रहती है, और जेल लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क रिएक्शन एंड थैलेकॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन। बेसिकली सनलाइट जो ट्रैप होती है, इट इज ट्रैप बाय द थैलेकॉइड पीएस सेकेंड सिस्टम। पीएस सेकेंड के बाद पीएस फर्स्ट आता है, तो सबसे पहले पीएस सेकेंड के पास एनर्जी आती है, वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होकर पीएस सिस्टम फर्स्ट के पास जाती है। फर्स्ट के पास ट्रांसफर होने के बाद फिर वही एनर्जी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होती है, और बाकी जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल वगैरह है वो वहां पे परफॉर्म होती है। फिर देन उसके बाद वो डार्क रिएक्शन में वो एनर्जी जाकर स्टोर होती है। दैट मीन्स दिन के टाइम में प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और रात के टाइम में उस प्लांट को बना उस खाने को अपने को यूटिलाइज करते हैं। सो द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज porous and allow transport to material by the stroma contained DNA material. बेसिकली जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल की, उनके अंदर कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, कुछ छिद्र प्रेजेंट रहते हैं जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का और इंपोर्ट करने का काम करते हैं। और जो डीएनए का मटेरियल प्रेजेंट होता है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ डीएनए का मटेरियल। उसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम उन्हें बोलते हैं। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ स्टार्च के ग्रेनुअल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। This is the structural view of the chloroplast. In this structural view, there are present inner membrane structure, outer membrane structure. Lipid droplet also present in the chloroplast apparatus. And granum is the sac-like structure. Sac-like structure continuously made up and made the thylakoid. Thylakoid are connected with the lamella structure. Ribosome also present in the chloroplast, and in stroma part is gel-like structure, which is the matrix. Gel-like matrix structure is a stroma, and in stroma thylakoids are present in the form of sac-like structure. Disc-like structure present in the chloroplast. So DNA material also present in the chloroplast. It is called the chloroplast DNA. Lamella present होती है, फ्रिट मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो लैमेला के अंदर प्रेजेंट होती है। फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो प्राइमरी सेंटर है, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट का। लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, डार्क रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। डिफरेंट प्रोटीन भी क्लोरोफिल में प्रेजेंट होती हैं जो कि रेगुलेशन फॉस्फोरेस्पिरेशन के रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। साइटोप्लाज्म की स्टडी कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स ही साइटोप्लाज्म में हमारे प्रेजेंट है, लाइक न्यूक्लियस एंड जितने भी अदर ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स, ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो साइटोप्लाज्म में साइटोल प्रेजेंट होता है। साइटोल एक जेल की जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें
सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल लाइक बॉडीज मेम्ब्रेन को अलग अलग करती है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन प्रेजेंट होता है एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी स्टोर रहते हैं एनर्जी फॉर्म में। एंड साइटोप्लाज्म बेसिकली देखा जाए, अगर साइटोप्लाज्म की हम स्टडी करेंगे तो ये कलरलेस होता है और अप्रोक्सीमेटली 80% वाटर बनाता है, जो दूसरे न्यूट्रिएंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। It is known to have the properties of both viscous matters as well as elastic matter. Under the elasticity, cytoplasm help to the movement of material. मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करेगा जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट रहेंगे। और साइटोप्लाज्मिक इस प्रोसेस को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होगी, जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनका जो कंटिन्यूअसली जो मूवमेंट होता है, दिस इज टर्म्ड एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म के लिए भी आप इसी स्टडी को पढ़ोगे। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ईआर, न्यूक्लियस एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, इस टाइप के मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन साइटोप्लाज्म का क्या है? फंक्शन जैसे कि एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसलेशन होता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, mRNA से प्रोटीन का बनना होता है साइटोप्लाज्म में ही होता है, वो भी बफर की तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, एंड जो डैमेज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें हटाता है। कंटिन्यूअसली जो सेल का पीएच चेंज करता है वो साइटोप्लाज्म के बिहाफ पर ही इसका पीएच लगातार चेंज होता रहता है। और साइटोप्लाज्मिक का जो पीएच बफर की तरह काम कर रहा है ये, और जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, एंड कुछ जो डैमेज्ड होने वाले कॉलिजन है उनसे डैमेज होने से बचा रहा है, पीएच चेंज कर रहा है। और साइटोप्लाज्मिक इस स्ट्रीमिंग का नाम हम उसे देंगे अगर, क्योंकि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, and in the distribution of the various nutrient and facilitate the movement of the cell organelles within the cell. साइटोस्केलेटन है, यहाँ से मैं कल स्टार्ट करूंगी आपको पढ़ाना, आज तक इतना ही बस।